हेलो हेलो हेलो। और बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना कूलम्स लॉ का पार्ट 2। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा और प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है बच्चों? तो जिस जिसका एकदम अच्छे से स्मूथ में चल रहा है लेक्चर, कमेंट में लिख दो यस सर, ओके सर, पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है? तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। अब देखो, अब क्या होता है ना, सीईटी कभी कभी अपने लेवल से ऊपर जंप मारने का कोशिश करता है। जैसे कि इस साल सीईटी के पेपर में दो 2017 का जेई मेंस का क्वेश्चन था, रॉड वाला। वो क्वेश्चन पूछ लिया था, जबकि वो सीटी से रिलेवेंस नहीं रखता। और डेफिनेटली हम क्वेश्चन को चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब ने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चंस एज पर लेवल जेई मेंस, पीसीएम के क्वेश्चन जेई मेंस लेवल के हिसाब से हो सकते हैं, और बायो का क्वेश्चन नीट के लेवल के हिसाब से होगा। तो वी आर नॉट एबल टू चैलेंज दोज क्वेश्चंस। तो वी हैव टू स्टडी। ओके, उन क्वेश्चंस को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आज उन्हीं क्वेश्चंस की एक छोटी सी सीरीज है, जिसके अंदर हमको थोड़ा सा चैलेंजर क्वेश्चंस देखने का ट्राई किया जाएगा, जिसके अंदर हम कुछ चैलेंजर क्वेश्चंस देखेंगे। ओके बच्चों, तो ये अपना पार्ट 2 है। आ जाइए। ठीक है? देखिए, क्वेश्चंस आप में से किसी को भी नहीं लिखने हैं। क्वेश्चंस आप में से किसी को भी नहीं लिखने हैं। क्यों? क्योंकि पीडीएफ आप सबको मिल जाती है। क्वेश्चंस लिखना है तो आफ्टर लेक्चर रखिए। इन लेक्चर वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन लिखने में ना कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। ओके, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आज देखिए, आज आपका लॉज ऑफ मोशन थोड़ा थोड़ा देखता हुआ मिलेगा यहाँ पर। ऑसिलेशन का कंसेप्ट जो आपका अभी तक नहीं हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में बता दूंगा, क्योंकि वो आपके 12th का पार्ट है। ओके, चलिए। तो एक बेसिक सा बस आपको थोड़ा सा सिखाना है। तो बस उसका फॉर्मूला आप लोग ना सीधा याद कर लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, और जैसे ही आपका चैप्टर 4 ऑसिलेशन होगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, सपोज कीजिए यहाँ पे एक वॉल है। ओके, यहाँ पे एक वॉल है, और इस वॉल से यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, और इस स्प्रिंग से यहाँ पे एक मास कनेक्टेड है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? इससे क्या है? यहाँ से एक मास कनेक्टेड है, मास एम। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से मैंने फोर्स एफ लगाया इस ब्लॉक एम को खींचने के लिए। कॉमन सेंस की बात है, मैं ब्लॉक एम को यहाँ पे खींचूंगा डेफिनेटली। तो अगले ही पल क्या होगा? स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगले ही सेकंड क्या होगा? स्ट्रिंग का लेंथ थोड़ा सा फैल जाएगा, और मेरा ब्लॉक मास है कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चलिए, ये तो एकदम बेसिक सी बात हो गई। अब देखिए, अब ये जो मास एम है, मैं फोर्स एफ यहाँ पे लगा रहा हूँ। डेफिनेटली अब स्प्रिंग, जैसे मैं मास छोड़ूंगा, जैसे मैंने फोर्स निकाला, ब्लॉक एम क्या होगा? अपने इनिशियल पोजीशन पे जाना चाहेगा। कौन सा पोजीशन? ये वाला उसका इनिशियल पोजीशन है। दैट इज नोन एज मेन पोजीशन। दैट इज नोन एज मेन पोजीशन। और ये क्या होगा? यहाँ पे टू एंड फ्रो करने लगेगा। तो जब वो इस पोजीशन पे रिटर्न जाना चाहेगा, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स इसको इस ओर खींचना चाहता है? दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, या फिर फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग। मैं ये भी बोल सकता हूँ, स्प्रिंग फोर्स भी बोल सकता हूँ मैं इसको। ओके, इसको मैं स्प्रिंग फोर्स भी बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि इसको मैंने कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे लेके गया था। इसको मैं कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे लेके गया था। ध्यान दो कि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है। मतलब स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा मेरा स्प्रिंग फोर्स तेज़ी से खींचेगा, उतना ही ज़्यादा मैं डिस्टेंस यहाँ पे ले पाऊंगा। क्लियर? मीन्स अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। माइनस शोज द अपोजिट डायरेक्शन, समझ लेना। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं है, मैग्नीट्यूड मस्ट बी पॉजिटिव। फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी,
माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि ये दोनों वेक्टर आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फोर्स यहाँ पे क्या होगा, ये साइन निकलेगा तो यहाँ पे के आएगा, इट विल बिकम माइनस ऑफ के एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आपका क्या हो गया, माइनस ऑफ के एक्स। और लिखने के लिए किसी किसी बुक में इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, मतलब इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट ही बोलते हैं। ओके, तो के एस की वैल्यू क्या होगी आपकी, इट विल योर स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना और उसी से मिलता जुलता भी ये अपना क्वेश्चन है। ओके, टू ब्लॉक्स ऑफ मास एम आर अटैच टू अ स्प्रिंग of spring constant Ks and placed on a smooth horizontal ground. If spring is initially at its natural length and then equal charge given, so elongation is x in equilibrium. ध्यान में रखना, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा 0 न्यूटन का। What was the natural length of the spring? ओके, क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, धीरज रखो, धीरे धीरे बढ़ोगे। क्वेश्चन चैलेंजर लेवल का है, 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों चैलेंजर लेवल के और आगे कुछ एग्जांपल्स भी है अपने पास। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या अपने पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लिया है मैंने। ओके, और यहाँ पर दो मास एम लिया गया है। यहाँ पर दो मास एम लिया गया है। ओके, उनके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है। भाई अगर उनके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है तो डेफिनेटली अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इनके बीच में स्प्रिंग है, मान लो ये अभी क्या है, ये भी रेस्ट पे, अरे भैया ढंग से बन जा भाई, ये अच्छे से नहीं बन रहा है यार। ओके, ठीक है, चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, इनके बीच में रेस्ट पड़े हुए, ठीक है। इनको मैंने दो चार्ज दिया, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। जैसे इनको प्लस क्यू का चार्ज मिलेगा, ध्यान दो स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, मतलब ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के एस है, इन दोनों का मास मास एम है। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इन दोनों को चार्ज क्यू दिया, अगले ही पल ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल बेशक करेंगे यार रिपेल। तो ये इसको रिपेल करेगा, दूसरा रंग लो क्या, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो ये जब इसको रिपेल करेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस कितना, ये इसका नेचुरल लेंथ है एल, ठीक है। लेकिन जब इनके बीच में रिपल्शन होगा, लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे ही इनके बीच में रिपल्शन होगा क्या होगा, इनका जो लेंथ होगा ये चेंज हो जाएगा। ओके, इनका जो लेंथ है ये लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये यहां से भी थोड़ा सा इलोंगेट हो गया है और ये यहां से भी थोड़ा सा इलोंगेट हो गया है। क्लियर एकदम। चलिए, तो ये बीच का डिस्टेंस अभी तक एल ही है, ठीक है। अगर ये देखो इलोंगेशन दोनों साइड बराबर होगा, तो अगर ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस एक्स होता इलोंगेशन का, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल सकता था, इसको मैं x/2 बोल सकता था, और इस डिस्टेंस को भी मैं क्या बोल सकता था, x/2। आप लोग चाहो तो x और x भी ले सकते हो, दोनों डिस्टेंस सेम होगा। क्लियर एकदम। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, मुझे इस L की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले इस फोर्स की वैल्यू बताइए। तो ये जो फोर्स होगा यहाँ पर, फोर्स F जिससे ये रिपेल हुआ है, दैट इज के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय L प्लस x/2 प्लस x/2, इन पूरे डिस्टेंस का स्क्वायर होगा ना, तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी कौन सा फोर्स लगने वाला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन L प्लस एक्स का
होल स्क्वायर लगेगा। एक फोर्स और लगेगा यहाँ पर, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? वो फोर्स आपका लगेगा इलोंगेशन का। वो फोर्स कौन सा लगेगा आपका? वो फोर्स लगेगा आपका इलोंगेशन, सॉरी, रिस्टोरिंग फोर्स, योर रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, और यहाँ पे भी कौन सा लगेगा? स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स। गलती से इस एक्स की जगह पे आप लोग ये लेंथ मत लिख देना। जो स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू जितना इलोंगेशन हुआ है वो। इलोंगेशन कितना हुआ है? केवल एक्स ही तो हुआ है। एक्स बाय टू यहाँ से बड़ा है, एक्स बाय टू यहाँ से बड़ा है, तो उतना ही लिखूंगा। तो क्या मिल जाएगा? ये के ऑफ एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या है कि इट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स क्या होगा पूरे सिस्टम पे? जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होगा पूरे सिस्टम पे? जीरो होना चाहिए। तो जैसे ही नेट फोर्स में जीरो बोलूंगा, मतलब ये रेस्ट पे, ये पूरा सिस्टम अभी किस पे है? रेस्ट पे। और पूरा सिस्टम रेस्ट पे मतलब है मूव नहीं कर रहा। तो मूव कब नहीं करेगा? जब ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों फोर्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ओके, काम करता हूं मैं, इसको ना थोड़ा सा छोटा किए देता हूँ ताकि अपने को जगह मिल जाए। चलिए, ये सही है। आ जाइए। अब ये दोनों फोर्स क्या हो गए? बराबर हो गए। ओके, तो मुझे एल निकालना है, इलोंगेशन। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? के एस इंटू एक्स इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पता कहाँ से चला मेरे को? ये यहाँ से चला। ओके, 0 न्यूटन से। अब कॉमन गलती जो बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे कर सकते हैं, के और के को कैंसिल करने का, ये गलती नहीं करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट, मेरे को एल की वैल्यू चाहिए, तो जैसे ही हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेते ये क्या बन जाएगा आपका? के एस इंटू एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय एल प्लस एक्स। ओके, एल प्लस एक्स अपना हो जाएगा। तो एल प्लस एक्स यहाँ पे ले गया हूँ मैं। एल प्लस एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय 2 मिनट, रूट ऑफ के क्यू, अरे सीधा खींच जाना भाई, रूट ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स। अब एल की वैल्यू यहाँ से क्या मिलना चाहिए? बस एक्स को वहां पे भेज दो यार, क्या दिक्कत है? तो रूट के क्यू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ के एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स। ओके, तो ये मेरा हो गया एल का वैल्यू। अब जाहिर सी बात है, क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पूछा जा सकता है। बट अगर एग्जाम में ये सवाल नहीं आया, रुकिए मैं एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ आपको कि एग्जाम में कैसा सवाल और आ सकता है। कहाँ गया भाई क्रोम? रिसेंट टैब, मिल गया। 2 मिनट बच्चों। ठीक है, ये देखो, इस क्वेश्चन का सीटी वर्जन दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सीटी में आता है, ऐसा नहीं पूछा गया तो कैसा पूछा जाएगा? देखो, इस क्वेश्चन का सीईटी वर्जन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सीईटी वर्जन है बच्चों। अब देखो क्या लिखा हुआ है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, यूनिट भी देख लो यार, कुछ बच्चे होते हैं सर हमको यूनिट समझ में नहीं आती। स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स। तो क्या मिल जाएगा मेरे को? एफ बाय एक्स होगा, ऊपर वाला न्यूटन, नीचे वाला मीटर, दैट इज न्यूटन पर मीटर। इफ
initially spring as at its natural length. Now charges q equals to 2 into 10 की power minus 6 coulomb are given to each block and they move apart by 2 centimeter. Find the original length L if the final separation is 12 centimeter. ठीक है, उसने L की वैल्यू पूछी है, उसने फाइनल सेपरेशन भी दिया हुआ है। फाइनल सेपरेशन कितना है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर। ओके, चलो तो अब देखो यहाँ से ध्यान से, सीधी सी बात है, ये पूरा डायग्राम यहाँ पे लग जाएगा एज इट इज। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दें। ये इस क्वेश्चन का सीटी वर्जन है। देखो, अगर क्वेश्चंस को आप लोग वेरिएबल में डील करते हो तो इससे फायदा क्या होता है मालूम है? इससे आपके सोचने का कैपेसिटी बढ़ता है। एक फायदा तो इसका ये होता है कि आप लोग ज्यादा गहराई से सोच सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल गई अपनी? ये वैल्यू मिल गई नेचुरल लेंथ एल की। तो नेचुरल लेंथ एल इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था अपना? अंडर रूट ऑफ के क्यू, सॉरी क्यू स्क्वायर था ना, तो के पे रूट आएगा बस। ये क्या है? स्प्रिंग, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिया क्या भाई? है, 2 मिनट रुको यार जरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देना चाहिए। दो मिनट बस। ओके ओके, ठीक है भाई। नहीं दिया क्योंकि कोई मीडियम नहीं दिया ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया यहाँ पर। कोई मीडियम नहीं दिया है हमको, तो हम के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 ही समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? होल रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एक्स इंटू एक्स। ओके, माइनस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, दे मूव अपार्ट बाय 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आगे चले गए, मतलब भैया एक्स की वैल्यू ही 2 है। ठीक है, फाइंड द नेचुरल लेंथ, ये टोटल सेपरेशन है 12 सेंटीमीटर, जिसकी यहाँ जरूरत नहीं है वैसे तो। अगर मैं देखो तो L प्लस एक्स की वैल्यू ही अपने को 12 दी गई है, जिसमें से x खुद 2 है। तो हम यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर वैसे तो 10 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना सॉल्व करो तो भैया यही सॉल्व हो गया ये तो भाई ये, इसको फाइनल सेपरेशन देना ही नहीं चाहिए था 12 सेंटीमीटर रियल में। इसने 12 सेंटीमीटर बोल दिया कि L प्लस एक्स की वैल्यू 12 है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो भैया L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लो कि यहाँ पे 12 नहीं दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या मिलना चाहिए? ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। रूट के कितना है आपका? दिस इज 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, दैट इज माइक्रो कूलम था वो। ओके, इंटू, अरे क्या रेंग रहा है हमारे लैपटॉप हुआ पे? चलिए, फिर रूट ऑफ के एक्स, मतलब ये आपको कितना दिया गया है? 100 दिया गया है, इंटू एक्स कितना है आपका? 2 है। ध्यान दो जरा, ऊपर आपका बनने वाला है 3 इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा? अच्छा ये ऑड नंबर है ना, बाहर नहीं निकाल सकता मैं, इसको रूट में रखना पड़ेगा। ये -6 अंदर जाएगा तो 12 होगा, 12 माइनस 9, दैट इज 11। ओके, तो ऐसे तो सॉल्व होने से रहा है, क्या किया जाए? स्क्वायर के टर्म में रखे क्या इनको? चलो स्क्वायर के टर्म में रखते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन ना गच्चे मुची हो रहा है। कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल ही रखने का ट्राई करते हैं, बेसिक से करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपना L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके,
ये हमको दिया हुआ है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए जहाँ पे एक्स मेरे को दिया हुआ है। ओके, चलो देखो यार, बेसिक से कैलकुलेशन ट्राई किया था, बस क्वेश्चन के अंदर ना देखो अपने को आंसर चाहिए 10, लेकिन वो 10 क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि इसने खुद बोला है कि इफ फाइनल सेपरेशन, तो वो इफ वाला कंडीशन है ना, हम उसको मानेंगे ही नहीं, अपना आंसर कुछ भी आ सकता है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे हम लोग जो भी आंसर मिलेगा उसको लाने का ट्राई करते हैं। तो ये अवर एल इज नथिंग बट रूट के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स इंटू माइनस एक्स। ध्यान दो यहाँ पे रूट के क्या था अपना, 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻⁶, the whole divided by root of kx 100 × 2, it will become √200। ओके, x की वैल्यू 2 है। अच्छा, 2 सेंटीमीटर है ना, अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा यार। चलो भाई, 100 × 0.02 माइनस 0.02 कितना मिल जाएगा, ये ध्यान से देखो, ये 9 है, रूट के बाहर नहीं आएगा, तो इसको हम बनाएंगे 90 और इसको दे देंगे 10⁸। 2 × 10⁻⁻⁶, दी होल डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा, ये √2 बन जाएगा नीचे वाला। ओके, तो ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, √90 मिलेगा इंटू ये 10⁴ बन जाएगा। √90 कितना होगा आपका, 3 × √10 होगा, ये √2 से √2 कैंसिल होगा, सॉरी 2/√2, ये √2 होगा, ये 10⁴ हो जाएगा आपका, और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, इक्वल्स टू, ध्यान दो यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा 3 इंटू, अच्छा ये माइनस एक्स भी है ना, 0.02 माइनस 0.02, ध्यान दो, 3 इंटू 3.1 इंटू 1.414 होता है, मैं 1.4 ही ले रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻2 0.02। ध्यान दो, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ओके, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आता है 3 इंटू 3.1 मल्टीप्लाई बाय 1.4 multiply by 1.4। ओके, इट विल बिकम 13.02। कितना आ रहा है आंसर आपका, 13.02 माइनस 0.02, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 13 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा आपका, 13 होगा, बट डेट डेफिनेटली ये मेरे को मीटर में ही लग रहा है, क्योंकि हमने मीटर में सब कन्वर्ट किया ना, तो योर आंसर इज 13 मीटर। क्वाइट इम्पॉसिबल, वैल्यू बहुत बड़ा आ गया। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन के डेटा में ही कुछ तो गलती है। ठीक है, बस आई गेस कि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 2 मिनट, मेरा कैमरा शायद से पॉज हो गया। ओके, चलिए, कैमरा थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया था अपना। ठीक है, आ जाइए भैया, आधे घंटे में एक सवाल, बहुत ज़्यादा स्लो है यार आप अपन हम तो। चलिए, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा। कंसेप्ट अपना ये है कि एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाने की ताकत रखता है। ठीक है, इट मीन्स ऐसा समझ लीजिए कि फॉर सर्कुलर मोशन देयर शुड बी ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जहां पर भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ओके, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन देयर शुड बी अ देयर शुड बी ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान में रखना। ओके, क्वेश्चन क्या है नाउ, क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ a charge q is fixed at a point and another equal and opposite charge is revolving around the fixed charge with fixed angular velocity omega, find the radius of circular path। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपको पहले क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। सेकंड पार्ट मैंने पूछ लिया है, फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ v, कि वो किस स्पीड से भाग रहा है, इसकी वैल्यू भी बताइए।
ओके। और क्या पूछ सकता हूं मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सी पूछ सकता हूँ, फाइंड ओमेगा। फाइंड ओमेगा। तो ये तीनों टाइप की वैरायटीज है जो आपसे पूछी जा सकती है। चार्ज की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू। तो बस अपना सॉल्विंग अप्रोच सही रखना है। चलिए आपके लिए मैं एक और लगा देता हूं, फाइंड चार्ज क्यू। ध्यान में रखना दोनों सेम नेचर के हैं, बट दोनों ऑपोजिट नेचर के, बट सेम चार्ज है। ओके, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या रख दिया, यहां मैंने रख दिया प्लस क्यू चार्ज। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके आसपास में, इसके आसपास में एक जो चार्ज है, जिसे देखिए इसके रेडियस पे, ठीक है, इसके रेडियस आर पर एक जो चार्ज है, यही सेम चार्ज है। ओके, ये फिक्स है। कौन सा, प्लस क्यू अपना, क्वेश्चन में ही बोला है दिस इज फिक्स्ड। तो ये जो चार्ज होगा कौन सा, माइनस क्यू, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। क्लियर आपको, ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। ठीक है, 2 मिनट। माइनस क्यू। ओके, नाउ ये होगा इसका ये होगा इसके भागने की स्पीड, और इसका जो मैं एंगुलर स्पीड देखने वाला हूँ वो यहाँ से देखने वाला हूँ, ओमेगा। और ये होगा इसका रेडियस आर। क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, लव यू ऑल बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। ओके, बेशक ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ध्यान दो, जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमा दे, उसी फोर्स को मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता हूँ। मतलब मेरा यहाँ पे जो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, मेरा जो यहाँ पे एफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वही मेरा क्या होगा यहाँ पे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। क्लियर एकदम। अब आई थिंक आपने क्लास 9th में, या भैया अगर 11वीं ढंग से पढ़े हो थोड़ा सा भी, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता होगा। नहीं पता है तो मान ले कि ये होता है, तेरे टीचर ने बोला ये होता है तो मान ले और इसको याद कर ले। तेरी 11th वीक है, ये सोच के ये मत बैठना सर पहले 11th कर लेता हूँ फिर 12th करूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा कभी तू। समझ गया, पेपर के अप्रोच को समझ। 80% पार्ट 12th का आता है, तो 12th पे ही स्टिक रहे। 11th की जहां जहां पे नीड होगी मैं तेरे को बताता चलूंगा। ठीक है, तो एफ सेंट्रीपिटल आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज योर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा, इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या मिलने वाला आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना का दो, प्लस माइनस क्यू है तो माइनस मत लगा देना, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो के टाइम्स क्यू इंटू क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने आपको, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब एक बात ध्यान में रखना, इसने डिटेल में ओमेगा दिया हुआ है, तो गलती से इस टर्म में आंसर मत निकाल लेना, आंसर में गिवन टर्म्स ही होने चाहिए। तो इस फॉर्मूला को मैं कैसा लिख सकता हूँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। नहीं आता याद कर ले सीधा, रोक बाय ठोक याद कर ले। प्रूफ निकालना होगा, सब्स्टिट्यूट v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये डेरिवेशन मिल जाएगा। देखना, m इक्वल्स टू वी स्क्वायर रखेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर आपको मिल जाएगा। क्लियर, कैपिटल आर लिया ना हमने, तो इट विल बिकम एम आर ओमेगा स्क्वायर, वेर वी की वैल्यू क्या होगी आपकी, आर ओमेगा होगी। ओके, नाउ तो इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ किससे, एम आर ओमेगा स्क्वायर से। क्वेश्चन में जो चीज दी है आंसर उसी के टर्म में निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला और बेसिक अप्रोच कि फाइंड आंसर इन द गिवन टर्म्स, अपने मन से कोई बीच में टर्म लगाना मत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है मेरे को, आर क्यूब मिल जाएगा, ये क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मेरे को आर की वैल्यू क्या मिलने वाली है, इट इज योर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/3। हो गया आंसर आपका, मिल गया रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर,
थोड़ा सा नीचे ले लो इसको। चलिए, अब रेडियस मिल गया, अगला टास्क क्या होना चाहिए मेरा? सर रेडियस तो मिलेगा, नाउ फाइंड स्पीड। रेडियस डन। अब स्पीड की वैल्यू भैया ये वाला इक्वेशन लूंगा मैं। ओके, काम कर दो ना, अगले वाले स्लाइड पे ही चल देते हैं, वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो रेडियस के लिए मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? सॉरी सॉरी, स्पीड के लिए, स्पीड के लिए। तो क्या मिल जाएगा अपने को? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मेरे को आर तो मिलेगा, मेरे को वी चाहिए। आर को सब्स्टिट्यूट मत करना, वी आर के टर्म्स में निकालो आंसर। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है, वी स्क्वायर यही होगा। देखो एक आर से एक आर कैंसिल होगा यहाँ पर, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैंसिल, कैंसिल कर देंगे आप लोग। तो एक आर से एक आर जैसे ही कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बचेगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो भैया वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अंडर रूट ऑफ एम के बाय आर इंटू क्यू। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? आपको पीछे इक्वेशन क्या मिल गया? आर क्यूब मिला। मेरे को क्यू की वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में निकालनी है, ठीक है? क्योंकि इस इक्वेशन में से पूछा जा सकता था। तो आर क्यूब क्या मिल गया आपको? इट इज योर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ सर? इट इज बिकम एम ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय के। तो क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? इट इज नथिंग बट द होल पावर 1/2 और अंडर रूट ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय के। तो भैया एक आर बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा आर ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको? आर ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ, देखो ये आर रूट आर होगा ना, तो एक आर अंदर ही बचने वाला है आपका। तो एम आर डिवाइडेड बाय के, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू। ओके, और आर ओमेगा आपका क्या होता है? वी होता है। भैया बस वी को रख दो यहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बस अपना कैलकुलेशन अप्रोच आपको थोड़ा सा अच्छा रखना है। आप लोग यहाँ पे अपने ये क्यू की वैल्यू वी के टर्म्स में भी निकाल सकते थे। यहाँ से निकालते हो तो क्या आता? देखिए, यहाँ से निकालते हो तो क्यू क्यू क्या मिलता है आपको? वी इंटू अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाय एम के। ओके, आर डिवाइडेड बाय एम के। आंसर कुछ उल्टा नहीं आ रहा गुरु? हाँ, आर डिवाइडेड बाय एम के। हम्म, कुछ तो उल्टा आ रहा है, पर ठीक है चलो, हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका इंट्रो होगा लॉज ऑफ मोशन का। ओके, इसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा लॉज ऑफ मोशन का। लॉज ऑफ मोशन में आपने टेंशन वर्ड सुना होगा, नॉर्मल वर्ड सुना होगा। डरना नहीं है बिल्कुल भी सवाल को देख के, क्लियर एकदम। ना आए ना आए कोई बात नहीं, डरना नहीं है किसी को। चलिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इफ ब्लॉक ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड हंग फ्रॉम अ सीलिंग, another block of mass m is vertically beneath at separation of l, okay, separation of l। चलिए ठीक है। If the both the blocks are given equal to an opposite charges q, find the tension and normal reaction on ground. If they are to be given same and equal charge, what should be the value of charge so that the string become slack? सबसे पहला सवाल है, देखो, there is a ceiling, सीलिंग में लगा है स्ट्रिंग, ठीक है? देखो, सीलिंग मशीन लगा और यहाँ पे एक लगा है मास m। ध्यान देना, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है बिल्कुल भी, इजी है।
अब ये जो मास m है, ओके, और अनदर ब्लॉक मास m, ठीक है। तो एक मास मेरा ऐसा है जो यहाँ ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है। क्या हो रहा है गुरु? ठीक है, ये दोनों मास है मेरे। अब सीन क्या है कि इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है और इसके ऊपर भी चार्ज प्लस क्यू है। इस ब्लॉक का मास m है, इस ब्लॉक का मास m है। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, रुक जा, प्लस क्यू नहीं यार, ये माइनस क्यू है। चार्ज ऑपोजिट दिया ना, ऑपोजिट चार्ज, सॉरी सॉरी, ये माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान दो कि सबसे पहले तो इसका एक वेट mg नीचे लगेगा। बेशक मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है टेंशन की। और इनके बीच में सेपरेशन L दिया गया ना, लेट इट बी D, मैं इसको सेपरेशन D मान लेता हूँ। ओके, इस L को D बना दो, रखो L में ही रखो, कोई बात नहीं, आ जाओ। और इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया गया, इनके बीच का सेपरेशन दिया गया आपको लेंथ L। ओके ओके, नहीं सेपरेशन चेंज करना ही पड़ेगा। वही सोचो, मेरे दिमाग में लग रहा था कि यहाँ पे D क्यों आएगा। अरे भैया, अब जब डिस्टेंस लिखोगे, अगर आपने इसको L मान लिया तो क्या पता L का टर्म रिपीट हो जाए बार बार। ठीक है, तो इसको मैंने D मान लेता हूँ, आप भी इसको D ही मानना। ओके, चलिए अब एक बात बताइए, यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा स्ट्रिंग में, टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा T। स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर लगता है ना कदो। अब क्या ये प्लस क्यू और माइनस को अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो एक फोर्स ये भी लग रहा होगा। यहाँ पे रिजॉल्व ऑल फोर्सेस, तभी आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये फोर्स कितना होगा आपका, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ओके, नाउ ये भी यहाँ से क्या होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा विथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एफ। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड के ऊपर इसका एक नॉर्मल mg लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। और एक फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ से लग रहा होगा, विच इज योर नॉर्मल रिएक्शन n। अब मेरा FBD लगभग पूरा बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ से इतने पार्ट को उठाता हूँ, ठीक है, ये मेरा है 41, तो इसका FBD क्या दिख रहा है मेरे को, ध्यान से बताओ जरा। यहाँ पे ये टेंशन T है, टेंशन T इक्वल्स टू mg प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो ये मेरे को मिल गया मेरे टेंशन T की वैल्यू। क्लियर? फिर उसके बाद में ये सेकंड वाला डायग्राम, इसके अंदर क्या है, ये फोर्स है के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, स्मॉल क्यू है यार। कितना फोर्स है, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे मास mg। तो देख सकते हो जो सेम साइड में होंगे उनको ऐड करना होता है बस यार। तो n प्लस के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल्स टू mg। ठीक है, नाउ यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलने वाला है आपको, mg माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, यह आपको आ गया नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन मिल गया आपको और टेंशन भी मिल गया। अब ये था अपने क्वेश्चन का पार्ट ए। ठीक है, ये है क्वेश्चन का पार्ट बी। कौन सा, ये वाला पार्ट। ओके, तो जो बी पार्ट है, ओके, बी पार्ट में देखो, इफ दे आर given to be same and equal charges, what should be the value of charge so that the string becomes slack। सेम चार्जेस की बात कर रहा है वो, सेम डायग्राम आएगा भी। ओके, कंट्रोल सी,
किसकी बात कर रहा हूं? बात कर रहा है भाई साहब सेम चार्जेस की। तो जैसे मैं सेम चार्जेस दूंगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। तो ध्यान देना, अब डायरेक्शन चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये इसको रिपेल करेगा, सीधा हो जा गुरु। और यहाँ पर ये अब इसको रिपेल करेगा। ये कितने से रिपेल रिपेल करेगा? के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर से। ये कितने से रिपेल करेगा? के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर से। ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज सो दैट द स्प्रिंग बिकम्स स्लैक। ध्यान देना, स्लैक का मतलब क्या होता है? ओके, लिखा करो ये सब यहाँ पे साइड में। स्ट्रिंग स्लैक, स्ट्रिंग स्लैक का मतलब है धागा ढीला पड़ जाए। धागा क्या मेरे बच्चों? धागा ढीला पड़ जाए। जब तक धागा टाइट है टेंशन होगा, जैसे ही धागा हल्का सा भी ढीला हुआ, धागा जब तक टाइट है तब तक स्ट्रिंग में टेंशन होगा। धागा जब तक टाइट है स्ट्रिंग में टेंशन होगा। जैसे ही धागा ढीला हुआ, टेंशन विल बिकम जीरो। ध्यान में रखना। और इसी को हम लोग स्लैकिंग बोलते हैं। धागा ढीला पड़ जाए मतलब टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो भैया फर्स्ट इक्वेशन का जरा एफबीडी बाहर निकालो, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या मिलने वाला है आपको? ध्यान दो, टी प्लस के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी, इक्वल्स टू एम जी। ओके, नाउ के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी। क्या मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को? क्यू की वैल्यू चाहिए। क्यू, क्योंकि फॉर स्लैकिंग टेंशन विल बी जीरो। फॉर स्लैकिंग टेंशन विल बी जीरो। तो यहां से क्यू स्क्वायर क्या मिलने वाला है मेरे को? एम जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दिस इज योर पार्ट बी। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा ना? क्यू की वैल्यू क्या होगी मेरी? अंडर रूट ऑफ एम जी डी स्क्वायर बाय के और एम जी बाय के इंटू डी, दैट इज योर वैल्यू ऑफ क्यू। अब इस क्वेश्चन को सीटी लेवल पे अगर पूछा जाएगा तो बच्चों क्यों नंबर दे देंगे ना, बस खत्म। सॉल्व ऐसे ही करना है, फॉर्मूला रटना नहीं है आपको। अगर याद रह जाए तो बेस्ट है, बट अगर नहीं रट रट पा रहे हो, अप्रोच ध्यान में रखोगे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, बस अप्रोच ध्यान में रखोगे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे निपटाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं थोड़े बम्पर सवाल पे। ठीक है, ये थोड़ा सा चैलेंजर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस, नीट के अंदर और एमएसटीसीटी के अंदर पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, मींस का पूछा हुआ सवाल है वैसे। ओके, चलिए ठीक है। तो इस वाले प्रॉब्लम को ना थोड़ा सा अच्छे से देखना आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए जरा। टू स्मॉल balls of mass m are tied to string length L and are hung from a common point on ceiling. When both the balls are given the same charge Q due to mutual repulsion, they get separated out. Find the angle made by string with the vertical. Okay, सवाल हम सबने पढ़ लिया है। सवाल में क्या दिया हुआ है? There is a ceiling. Okay, सीलिंग है और यहां पर दो स्ट्रिंग दिया गया है। तो उन दोनों स्ट्रिंग में मास m लगा हुआ है, स्मॉल बॉल्स, जिनको हमने क्या दिया? जिनको हमने चार्ज दिया है, चार्ज q।
वाह, ठीक है, ऐसे दिए गए, इसका मास m, इसका मास m, इसका चार्ज प्लस q और इसका चार्ज प्लस q। क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सीन कैसा बनने वाला है यहाँ पर? डेफिनेटली सीलिंग तो यहीं रहेगा, ठीक है। एक इसको उठा लेता हूं मैं। ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो माहौल कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा माहौल। क्यों दिखाई देगा ऐसा? क्योंकि दोनों चार्ज ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, ठीक है, दोनों चार्ज ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया है अच्छे से। अच्छा, और क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में? स्ट्रिंग का लेंथ L दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में वर्टिकली एंगल बनने वाला है, ओके। डेफिनेटली वो एंगल सेम होगा, थीटा थीटा होगा, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये दोनों जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहां पर फोर्स F होगा जिससे रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैल्यू निकालते हैं उसके बाद में। ये भी इसको रिपेल करेगा विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन में और क्या मेंशन है, फाइंड द एंगल मेड बाय देम। मैं इससे कुछ नहीं कर सकता, जो डेटा यहाँ पे मैंने लिखा है मुझे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को अज्यूम करना ही पड़ेगा, वो मेरी मजबूरी है सवाल में कि मैं यहाँ पे mg लेके आऊं अब, क्योंकि बिना mg के क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला नहीं है। अब बस एक बात क्या ध्यान में रखना आप लोग कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी स्मॉल, is very small as compared to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मन में सवाल नहीं आता आपके, सर हमको कैसे पता चलेगा कब mg लगाना है कब mg नहीं लगाना है? भैया क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे आप लोग कि अगर बिना mg के बात नहीं बनने वाली तो अब mg लगाओ वहां पर, ठीक है। जैसे कि अब बिना mg के बात यहाँ नहीं बनने वाली तो अब मैं mg को यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरे को mg मिल गया, इसका मास mg हो गया। अब ध्यान देना स्ट्रिंग में टेंशन कितना था, स्ट्रिंग में टेंशन था टेंशन T, ओके। स्ट्रिंग में टेंशन कितना था, स्ट्रिंग में टेंशन T था। चलिए, तो ये टेंशन T, ये भी टेंशन T। तो यहाँ पे क्या लेमिस थ्योरम लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, बट डेफिनेटली बहुत सारे नालायकों ने वेक्टर अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा, तो मैं लेमिस थ्योरम अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा यहाँ पर। यहाँ पे आपका एंगल थीटा बन रहा होगा, ठीक है, देख रहे हो, वर्टिकली अपोजिट है फिर अल्टरनेट एंगल्स, ओके। तो ये अगर थीटा होगा तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर कितना होगा, ये आपका टी कॉस थीटा होगा, ओके। यहाँ पर कितना होगा, टी कॉस थीटा होगा। और यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा होगा आपको, इस डायरेक्शन में आपको मिल रहा होगा टी साइन थीटा, ओके। इस डायरेक्शन में आपको मिल रहा होगा टी साइन थीटा। अगेन टी कॉस थीटा का ये वाला टर्म तो यहाँ भी होगा, और एंगल थीटा तो यहाँ भी बन रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, टी साइन थीटा किस या एफ ई को कौन बैलेंस कर रहा है? टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है, और एम जी को बैलेंस कौन कर रहा है? टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, ध्यान में रखना। जैसे ही मैंने दोनों को डिवाइड किया 1/2, क्या मिल जाएगा मेरे को? ये इट विल बिकम टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाय एम जी, ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत कॉमन गलती जो बच्चे करेंगे, सर याहू वी गॉट दिस थीटा, थीटा क्या मिल गया मेरे को, इट विल बिकम एफ ई बाय एम जी। क्या ये पूरा आंसर है मेरा?
बिल्कुल भी नहीं गधो, ये पूरा आंसर नहीं है आपका। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, ध्यान दो। अगर ये डिस्टेंस एल होगा, ठीक है, और अगर ये थीटा है, तो ये साइड आपको क्या बनने वाला है, एल कॉस थीटा बनने वाला है, और ये साइड आपको क्या बनने वाला है, इट विल बिकम योर एल साइन थीटा। देखो वेक्टर आना बहुत ज़रूरी है, जाके प्लीज़ वेक्टर का कोर्स कंप्लीट कर लो, या फिर बेसिक मैथ्स चालू है अभी मेरा, 11th स्टैंडर्ड का बेसिक मैथ्स चालू है, बेसिक मैथ्स कंप्लीट कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने यहाँ तक तो सिखा ही दिया है। तो इट विल बिकम एल साइन थीटा, अगेन ये थीटा, ये भी स्ट्रिंग लेंथ एल, तो ये वाली साइड भी क्या बनने वाली है, ये वाली साइड भी आपकी बनने वाली है टी साइन थीटा। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया यहाँ पर आपका, इट विल बिकम 12 साइन थीटा। तो अगर मैं एफ ई का वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या 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 मिल जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओपन करो जरा, ओके। तो यहाँ पे जरा इसको ओपन करो, पॉज हो गया था, चलो जरा इसको आप लोग ओपन करो, क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एफ ई। गधो अभी यहाँ पे एफ ई में भी एक थीटा छुपा हुआ है, इसीलिए तो ये सॉल्व नहीं होगा अब, मतलब अभी सॉल्व नहीं हुआ। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। टेन थीटा में एफ ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो टेन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लेके जाओ जरा, ये मिल जाएगा आपको टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू के क्यू स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर एम जी। अब इसके आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में आपको थीटा की वैल्यू दी जाएगी, चार्ज की वैल्यू दी जाएगी, लेंथ दिया जाएगा, मास दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन वेरिएबल पे ही रहा तब क्या किया जाएगा, ध्यान में रखना, तब क्या किया जाएगा, ओके। तो अगर ये क्वेश्चन वेरिएबल पे ही रहता है तो ध्यान देना, मैं यहां पे लूंगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ओके। रुको स्लाइड कॉपी कर लूं मैं जरा, चलो भाई डायग्राम को यहाँ पे साइड में करो, तुम यहाँ आ जाओ, ओके ना। ब्रैकेट में एक चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान ध्यान देना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्योंकि अगर मुझे थीटा, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है पूरा, तो मेरे को थीटा को स्मॉल एंगल ही मानना पड़ेगा फिलहाल के लिए, ओके। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1 के, और टेन थीटा किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू थीटा के, ओके। चलो अब देखो ये इक्वेशन मिल गया मेरे को, क्या इक्वेशन है, टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर एम जी। देखो तो यहां से जैसे मैंने इसको स्मॉल बाय स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ओके, जैसे मैंने इसको स्मॉल एंगल माना, जैसे आपने इसको स्मॉल एंगल माना, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम थीटा क्यूब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन थीटा इंटू थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर एम जी। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है मेरे को, थीटा क्यूब इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर एम जी। तो यहाँ से मेरे को थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इट विल बिकम 4l स्क्वायर, सॉरी के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर एम जी का पावर 1/3, ओके। ये आपका आ गया थीटा।
एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे अब साइन इक्वल टू का नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेशन का आएगा। ओके, नाउ रिमेंबर, यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको? नहीं। ठीक है, हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन अगर आपको समझा है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चन को नोट करना, ठीक है? तो जरा सा ना मेरे को ये डायग्राम की हेल्प लगेगी। ओके, चलिए, तो स्लाइड ऐड किया जाए। अब देखना है इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सीटी में आ सकता है डेफिनेटली। अब ये क्वेश्चन सीटी लेवल का ही है। तो यार एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, देखो, अननेसेसरी की चीजें निकालो बे। देखो यहाँ पर, अब तक हमने सेम मास लिया था ना। अब मन में डाउट होगा, सर अगर सेम मास नहीं हुआ तब क्या होगा? देखो तब क्या होगा। ओके, लेट सपोज दोनों के पास मास तो सेम रखे मैं, लेकिन मैंने चार्ज सेम नहीं रखा है। ओके, दोनों के पास मैंने मास तो सेम रखा है, लेकिन अब मैंने चार्ज सेम नहीं रखा है। दोनों के पास अब चार्ज अलग 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 है। और ये जो एंगल है, एक एंगल थीटा है तो एक एंगल अल्फा है। क्लियर? ध्यान देना। आप क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2, इसके पास मास है m और इसके पास भी मास है m। ओके, ध्यान दो, इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा, इसका टेंशन यहां लग रहा होगा, इसका भी वेट mg नीचे लग रहा होगा और इसका भी टेंशन यहां लग रहा होगा। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए है थीटा इक्वल्स टू अल्फा, ऑप्शन बी है थीटा मोर देन अल्फा, ऑप्शन सी है थीटा लेस देन अल्फा, ऑप्शन डी है नथिंग कैन बी सेड या फिर कांट से। आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, नथिंग कांट बी सेड। कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं ना, प्यारे गधे हम लोगों के। तो बताओ भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, ध्यान दो, इनके बीच का मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, डिस्टेंस डी। ओके, चार्ज Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स अप्लाइड बाय 1 ड्यू टू 2, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन में डी स्क्वायर। ओके, अपॉन में डी स्क्वायर। चार्ज 2 1 पे कितना फोर्स लगाएगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड में डी स्क्वायर। दोनों की फोर्स की वैल्यू तो सेम है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ लगेगा वही यहाँ पे लगेगा, तो मास से तो फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उन दोनों का मास तो ग्राउंड में ही लग रहा है। मतलब थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा। ओके, अगले एग्जांपल पे चले हम लोग, आ जाओ। नेचर बदलेगा सवाल का, डोंट वरी। जिनको इजी लग रहा है बस 2 मिनट रुक जाओ तुम लोग। नालायको, तुम लोगों का पूरा इजी इजी पीजी निकालता हूं मैं। यहाँ पे कंडीशन क्या दी? Q1 मस्ट बी ग्रेटर देन Q2, कंडीशन दिया था मैंने ये। ठीक है, ये एग्जाम्पल 2 है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे अब मैंने मास ज्यादा कर दिया है, M1 इज मोर देन M2।
अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। देखो सबसे पहली बात, एफ की वैल्यू स्टिल सेम रहेगी, मास कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी कर दूं, एफ की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। लेकिन लेकिन अगर मास m1 ज्यादा होता है तो ये दिखाई कैसा देगा। अच्छा पहले ऑप्शन तो लिख लो यार इसके। ऑप्शन ए, यही दो ऑप्शंस हैं, पूरा उठा लो भाई, बस आंसर ये नहीं आएगा। देखो क्या होगा, मास m1 ज्यादा है, अगर m1 ज्यादा है तो m1 m2 को ज्यादा ढकेल नहीं पाएगा ना, भले उसके ऊपर चार्ज कितना भी हो। समझ गए, अगर मास m1 मेरा ज्यादा है। चलो आपके लिए थोड़ा सिंपल किया देता हूँ। लेट सपोज कि दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। अगर दोनों के ऊपर चार्ज सेम है तो m1 m1 मेरा ज्यादा है, m2 कम है, तो m2 m1 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, m1 भारी है, m2 आगे जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा m1g, यहाँ मुझे मिलेगा m2g, इट विल बिकम m1g, इट विल बिकम m2g। लेकिन ये दिखाई कैसा देगा, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे हम देखेंगे कि m2 तो काफी आगे निकल गया है, लेकिन m1 ज्यादा दूर नहीं जा पाया है। m1 क्या है, ये ज्यादा दूर नहीं जा पाया, क्यों, इसका मास ज्यादा है, नहीं ढकेल पाएगा वो। तो योर अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा। क्लियर एकदम, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब क्या होगा सर, अच्छा Q1 Q2 नहीं था यहाँ पे, सेम चार्ज था। ओके, अब क्या होगा सर, सर अब सब चेंज कर देते हैं, Q1 Q2 M1 M2 कर देते हैं। ओके चलो आ जाओ, बनाया तुम्हारे दिमाग का भाजी पाला। एग्जाम्पल 3। ओके, विथ सेम ऑप्शंस, बस अब बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या चेंज हो जाएंगी, मास m1 चार्ज q1, मास m2 चार्ज q2, कंडीशन कुछ दे दूं मैं, m2 इज मोर देन m1, m2 इज मोर देन m1 एंड q2 इज लेस देन q1। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ। मिल गया। अब थीटा मस्ट बी मोर देन अल्फा, क्यों, भैया m2 ज्यादा है तो m2 ज्यादा एंगल नहीं बनाएगा, Q1 Q2 ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे। फर्क अब यहाँ पे मास से पड़ने वाला है, यहाँ पे जो फर्क है वो किससे पड़ेगा, यहाँ का फर्क अब सीधा सीधा मास से पड़ने वाला है, बस। तो ये दिखने में कैसा दिखाई देगा, आप ध्यान दो जरा। तो थीटा ज्यादा रहेगा, m2 ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा। ओके, m2 ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा। तो इसका जो मास की वैल्यू है, जो पूरा रिजोल्यूशन है, वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको, बस। यहाँ पे क्या होगा, थीटा बड़ा हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ओके, टेंशन टी और डिस्टेंस डी। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। फोर्स एफ ई कितना लगने वाला है, के टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, दोनों इतना ही लगाने वाले हैं। ठीक है, या फिर ध्यान देना, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा, कौन सा देखा, इसको मेथड 2 से भी लगा सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाय एम जी। भैया यहाँ पे एफ ई तो कांस्टेंट है, मतलब टेन थीटा इज इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो अगर जिसका मास कम होगा उसका थीटा ज़्यादा होगा। यहाँ पे दोनों के दोनों सेम थे, चार्जेस का फर्क पड़ने नहीं वाला, तो मास सेम तो थीटा सेम। यहाँ पे देख लो,
टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाय एम जी। ओके, तो यहाँ पर M1 M2 में रिलेशन था, M1 ज़्यादा है इसलिए उसका एंगल कम होगा, M2 कम है इसलिए उसका एंगल ज़्यादा होगा। इससे भी कर सकते हो, मोस्ट सिंपलेस्ट केस। ओके, अबे यार देखो, तो यहाँ पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m1। थीटा किसके लिए है? M1 के लिए। एंड अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m2। तो ध्यान से देखो, M2 कम है तो अल्फा ज्यादा होगा, M1 ज्यादा है तो थीटा कम होगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, फॉर्मूला हमने देखा ही था। यहाँ पर देखो, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाय एम जी। अगेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब टेन थीटा और थीटा जो भी लिखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो अगर मैं M1 के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो यहाँ पे M1 एंगल थीटा बना रहा है और अल्फा एंगल कौन बना रहा है? यहाँ पे M2 बना रहा है। Q1 Q2 से फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर M2 ज्यादा है तो अल्फा कम होगा, M1 कम है तो थीटा ज्यादा होगा। क्लियर? मिल गया ऑप्शन बी। कहाँ दिक्कत की बात थी ये? क्लियर एकदम? ठीक है, अब इसके बाद एक थोड़ा चैलेंजर लेवल और बचता है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। व्हेन वी डिप, ये अगर मैं इस पूरे पूरे सिस्टम को डिप कर दूं, किसके अंदर? अगर मैं इस पूरे पूरे सिस्टम को एक मीडियम के अंदर डिप कर दूं तो नया फोर्स कितना होगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा उसका, उसकी वैल्यू डिफर हो जाएगी। हमने मीडियम के अंदर फॉर्मूला देखा है, दैट इज एफ ई बाई के। ओके, बट अगर मीडियम के अंदर डिप हो, ठीक है, और तो यहाँ पे जो मेरा टेन थीटा का फॉर्मूला होगा वो भी चेंज होगा, जी इफेक्टिव होगा वो भी चेंज होगा मेरा। ओके, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करेंगे। ओके बच्चों, चलो, तो यहाँ तक अगर आपको समझा है, क्लियरली बता दो यार हमको। ओके, और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बिना किसी झिक के। ठीक है, देखो आज के क्वेश्चन थोड़े से एक्टिव थे, थोड़े से चैलेंजर थे। जो भी यहाँ तक पहुंचा है अपने आप को एक बार प्राउड ऑफ यू बोलना कि भैया हमें, मुझे मेरे पे गर्व है, मैं यहाँ तक पहुंचा। डेफिनेटली एक दो सवाल नहीं समझे होंगे, लेक्चर फिर से देखना, क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना, जरूर समझ जाएगा। तुम आइंस्टाइन नहीं हो, मान के चलना, नॉर्मल हो, एवरेज दिमाग है तुम्हारा, तो उस एवरेज दिमाग के साथ में मेहनत डबल कर देना। ठीक है बच्चों, चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए। चलिए।